ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल जो हम डिस्कस कर रहे थे रैंक नलिटी थ्योरम, तो रैंक नलिटी थ्योरम कल ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें हम लोग क्या बताए थे कि कोई भी अगर मेरे पास वेक्टर स्पेस दो है V और W ओवर द सेम फील्ड, यहाँ पे फील्ड सेम होना चाहिए F, तो उसमें अगर है मेरा एक फंक्शन डिफाइंड है T V2 W, जहाँ पे V मेरा फाइनाइट डायमेंशनल होना चाहिए। V फाइनाइट डायमेंशनल कंपलसरी है, W भी फाइनाइट डायमेंशनल, इनफाइनाइट को फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए जो था हमारे पास रैंक ऑफ T प्लस नॉलिटी ऑफ T ये हो जाएगा कितना, डायमेंशन किसके साथ इक्वल हो जाएगा, V के साथ। तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें रैंक ऑफ T क्या था, रैंक ऑफ T मेरा डायमेंशन ऑफ द इमेज T, तो उसके साथ भी मैंने एक रिलेशन बताया था कि ये डायमेंशन ऑफ द इमेज T और ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ द कार T। तो इमेज T का जो बेसिस था, यहीं पे चेयर लगा लो, तो ये था कि हमारे पास कोई भी अगर वेक्टर स्पेस है, ये अगर मेरा कार ऑफ T है, तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है इसका जो बेसिस होगा, इसका इमेज ही एक्चुअली इमेज T का बेसिस है। इसकी वजह से दोनों का प्लस में जो V आ जाता है, ये मेरा अगर V है तो इसका एक इमेज यहाँ पे W है मेरा, और ये मेरा सपोज इमेज ऑफ T है। तो ये पोर्शन का जो बेसिस मेरा मिलेगा, जो भी बेसिस हो, सपोज A1 से स्टार्ट करते करते AM तक कोई भी बेसिस हो, ये बेसिस का जो इमेज है वही एक्चुअली इसका बेसिस बनेगा। इसकी वजह से कार T का डायमेंशन और इमेज T का डायमेंशन ऐड करके हमें V का डायमेंशन मिलता है। ठीक, तो ये भी हम लोग ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि ये कैसे हो रहा है। अब इसका अगर ऐसे इसको नॉर्मली 1 1 और 1 2 दिखाने के लिए भी ये काम आता है कि कार T को अगर मैं फाई दिखा दूं तो मेरा फंक्शन 1 1 हो जाएगा। और अगर सेम वेक्टर स्पेस है तो दो चीज़ें यहाँ पे मायने रखते हैं। एक क्या है कि अगर मेरा कार ऑफ T सपोज मान लो ओनली 0 एलिमेंट है, जो मैं थीटा से डिनोट किया, क्योंकि 0 एलिमेंट है, तुम 0 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने हिसाब से है। तो कार T को अगर मैं ओनली ये है तो मेरा T जो होता है ये इफ एंड ओनली कंडीशन हो जाता है कि T मेरा 1 1 या 1 to 1, जो भी लिखोगे। ठीक, और अगर वेक्टर स्पेस मेरा सेम है, मीन्स T अगर V से V है और V से W हो बट दोनों का डायमेंशन सेम हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि T अगर 1 1 है तो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, T ऑन टू भी होगा। तो दोनों केस में होता है, अगर T V2 भी है और T V2W है, जहाँ पे दोनों का डायमेंशन सेम हो, डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W होना चाहिए। ये दोनों केस में ये ट्रू है। ये कहाँ से, जब रैंक नलिटी थ्योरम में उसी से आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं रैंक नलिटी थ्योरम से? 1 1 होगा तो ऑन टू कैसे हो जाएगा? रैंक नलिटी थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं हम, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है। अब जब 1 1 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि कार ऑफ जो T है वो मेरा फाई हो जाएगा, कार ऑफ T फाई हो जाएगा, तो मेरा नॉलिटी 0 हो गया। तो रैंक ऑफ T, रैंक प्लस नॉलिटी जो था, ये मेरा डायमेंशन होना चाहिए था V के साथ इक्वल। अब यहाँ पे नॉलिटी मेरा 0, नॉलिटी 0 क्योंकि 1 1 है,
1 1 जब है तो नालिटी जीरो मीन्स रैंक ऑफ टी और डायमेंशन ऑफ बी इक्वल है, ठीक ना। और डायमेंशन ऑफ बी इक्वल है, डायमेंशन ऑफ बी जब इक्वल है मतलब ये ऑन टू भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का इमेज टोटल मुझे मिल जाएगा, ठीक। एक्चुअली हाँ। हम्म। इस डायमेंशन v2w है तो v के साथ, v के साथ इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे v के साथ लेना है ये, जैसे ये हमने डिस्कस भी किया था कल कि कैसे v के साथ इक्वल होता है। कि सपोज ये मेरा v है और ये कार ऑफ टी, मान लो सपोज ये पार्ट है, ये सबस्पेस होता है, कार्नल ऑफ टी सबस्पेस, तो ये पार्ट हो गया। रिमेनिंग जो पार्ट है वो बचा रहा, इसको जब हम इमेज लेंगे, W पे इमेज लेंगे, तो जो इमेज टी आएगा ये भी एक सबस्पेस होगा, W का सबस्पेस है। अब ये इमेज टी का बेसिस और इसका बेसिस में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, क्योंकि इसका जो बेसिस अगर मैं A1 A2 AM ले लूं, इसका जो इमेज बनेगा वही इमेज टी को जनरेट कर देगा। तो इसका बेसिस, नंबर ऑफ बेसिस का एलिमेंट मतलब डायमेंशन, इसका डायमेंशन सेम है, दैट्स वाई इन दोनों को ऐड करके हमें V का मिल जाता है, ठीक है। ठीक। तो इसमें कोई भी ऐसे कंफ्यूजन हो तो बताना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ ऑलरेडी हम कल डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसको मैं जस्ट ये कर रहा हूँ। अगर हमें ऐसे कोई क्वेश्चंस इस टाइप से हो, क्वेश्चंस ढेर सारे इसमें आएंगे, हमारा ये रैंक नलिटी से रिलेटेड, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, वेक्टर स्पेस का बहुत क्वेश्चंस होंगे, बहुत, क्योंकि बहुत अच्छा पार्ट है ये। तो कुछ नॉर्मल अगर हम चेक करना चाहें कि 1 1 होगा कि 1 2 होगा, तो हम कैसे चेक करेंगे। कुछ मान के चलो कि एक लीनियर मैपिंग ऐसा दिया गया है कि मेरा r³ से r² तक, ठीक। यहाँ पे मेरा बोल दिया गया है कि 3 वेक्टर 3 पे जा रहे हैं, फंक्शन डिफाइन नहीं है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसे बस ऐसे बोला गया है कि यहाँ का जो बेसिस होगा 1 0 0, ये मेरा जाएगा कहाँ पे, 1 1 पे। तो सेकेंड बेसिस है 0 1 0, ये मेरा जाएगा 2 3 पे। और जो 0 0 1 बेसिस है, ये मेरा जाएगा 3 2, ठीक। तो ऐसा मान लो सपोज इस टाइप से दे दिया, कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, तुम्हें अगर फाइंड करने के लिए बोला कि टी को तुम्हें फाइंड करना है, और या टी समथिंग कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दे दिया कि T1 2 5, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, क्या होगा, या इसका कार ऑफ टी क्या होगा, क्या ये 1 1 होगा कि नहीं, टी मेरा 1 2 1, क्या 1 2, ये सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा कि नहीं, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं। 1 1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो ये हमें चेक करना है चीजें, हैं? हाँ, तो बाकी चीज भी चेक करना है कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या होगा। सपोज पर्टिकुलर T1 2 5 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, या कोई भी TXYZ आर्बिटरी किसी का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। एक एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना होगा, सपोज कि TXYZ का वैल्यू क्या आ रहा है। सपोज हाँ, तो फर्स्ट हमारा टारगेट ये होता है कि हमें फाइंड करना होगा कि TXYZ ये क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, तो इसके थ्रू हम सब फाइंड कर सकते हैं कि TXYZ का क्या आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा।
हम्म, रुक जाओ। नॉट वन वन। तो इसको टी ऑफ एक्स वाई जेड अगर फाइंड करना है तो टी ऑफ एक्स वाई जेड कैसे फाइंड कर सकते हैं? टी ऑफ एक्स वाई जेड अगर फाइंड करना है तो टी ऑफ एक्स वाई जेड क्या आ रहा है? टी ऑफ एक्स वाई जेड टी ऑफ एक्स वाई जेड को मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, ये चीज मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई जेड को ऐसे तोड़ के, क्योंकि ऐड करेंगे तो यही मिलेगा हमें, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना। तो ये टी जो 1 0 0 को ऑलरेडी कहाँ पे जा रहे हैं, दिया हुआ है, ये जाएगा 1 1 पे, ये कहाँ पे जाएगा 2 3 पे। सर ठीक ठीक भाई, तो नहीं है, या तो पैर में मत छू। 3 2, तो ये यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 3z, और एक हो जाएगा x प्लस 3y प्लस, तो ये एक्चुअली मेरा फंक्शन बना जो आर क्यू से आर स्क्वायर में जा रहे हैं, ये मेरा फंक्शन बना। आप यहाँ पे तुम कार टी भी फाइंड करना चाहो इजीली फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर इसमें हम कार टी फाइंड करना चाहे तो कार्नेल ऑफ टी क्या हो जाएगा मेरा, कार्नेल ऑफ टी के लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों को जीरो कर देंगे, दोनों इक्वेशन जीरो, दैट इज एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू जीरो, और एक हो जाएगा मेरा एक्स प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से डायरेक्ट मैंने बोला था कि एक सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है। एक्स के लिए क्या हो जाएगा, 4 - 6, 4 - 9 -5,
y के लिए क्या हो जाएगा, 2 - 3, 2 - 3, और z के लिए y के लिए ना 3 - 2 होगा। ठीक, तो ये डायरेक्ट इसको मैं k मान सकता हूँ, मतलब इसे नॉर्मली मानना चाहूँ तो ये मुझे नॉर्मल है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो मेरा जो कार ऑफ टी हो जाएगा वो मेरा ये एलिमेंट रहेगा कि -5k, तो एक्चुअली ये जनरेट हो जाएगा इस एलिमेंट से, -5 1 1। तो कार्नेल ऑफ टी मेरा फाइंड हो गया, जिसका डायमेंशन कितना है, 1। कार्नेल ऑफ टी नॉट इक्वल्स टू 5, तो 1 1 नहीं होगा, सिंपल। बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है ऐसे। ये जहाँ पे मेरा ये हो गया डायमेंशन ऑफ कार ऑफ टी इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ पे कार ऑफ टी नॉट इक्वल्स टू 5, दिस नॉट इक्वल्स टू थीटा ओनली। तो ये मेरा इम्प्लाई करेगा कि टी इज नॉट 1 1। और ऑन टू होगा कि नहीं, टी ऑन टू होगा, ट्रायंगुलरिटी थ्योरम से दिखा सकते हो। हाँ, क्योंकि इसका इमेज टी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ द इमेज टी कितना हो जाएगा बाय द ट्रायंगुलरिटी थ्योरम, 3 - 1 फ्रॉम द ट्रायंगुलरिटी थ्योरम। तो ये डायमेंशन 1 हो गया, तो ये एक्चुअली इक्वल हो जाएगा किसके साथ, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर। तो इमेज टी टोटल आर स्क्वायर है, तो 1 2 है इसका मतलब। ये इम्प्लाई करेगा कि मेरा इमेज टी जो है इक्वल्स टू आर स्क्वायर ही है। तो दिस इम्प्लाइज टी इज 1 2। बोलो, सब समझ में आ रहा है ना। एक दूसरे से ऐसे रिलेट करना है, जो भी चीज़ें आएगा उसको तुम्हें रिलेट करके करना है, तो ही जाके सॉल्व होगा। जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा पूछना, क्योंकि छोटे से छोटे चीज़ भले हो, और अभी क्लियर हो जाएगा तो तुम्हें बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, यहाँ से प्रॉब्लम देखते हैं। भी वेक्टर स्पेस है ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन का। फंक्शंस का जो एक पर्टिकुलर चीज़ सेटिस्फाई कर रहे हैं ऑन आर, जो सेटिस्फाई कर रहे हैं इफ डबल डैश ऐसा सारे फंक्शंस को लेके है ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन, और वो फंक्शन इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही करना है, ठीक ना। अब एक मैं डिफाइन कर रहा हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। डिफाइन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ जो v से जाएगा आर स्क्वायर तक। कैसा बनेगा वो, t
तो मेरा एफ को ले जाएगा, वो कहाँ पे ले जाएगा, एफ डैश ऑफ जीरो और एफ ऑफ जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो और एफ ऑफ जीरो, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया v से आर स्क्वायर के बीच में। अब हमें बताना है कि t क्या होगा, अब हमें बताना है कि t क्या होगा। देन t इज 1 1 1 2, ये सब तुम्हें बताना है। ये चेक करना है 1 1 1 2, ये सब प्रॉपर्टीज चेक करना है। ये नेट के क्वेश्चन है, ये हम कैसे चेक करेंगे, 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को पहले अच्छे से पढ़ो कि इसको करेंगे कैसे। वेक्टर स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस को अच्छे से पहले डिफाइन करो कि वेक्टर स्पेस क्या है, v को कैसा दिखेगा, फिर v से आर स्क्वायर में फंक्शन भी डिफाइंड है तो उसमें कैसे जाएगा, और फिर हमें चेक करना है 1 1 1 2 क्या है, कैसे चेक करेंगे। वन वन ऑन टू कौन सा प्रॉपर्टी होगा या कौन सा नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, भी वेक्टर स्पेस कैसा दिखेगा। देखो इसको पहले स्टार्ट करो, कोई भी क्वेश्चन है तुम्हारा अननोन क्वेश्चन ही होंगे, एग्जाम में भी सारे क्वेश्चन 90% अननोन ही होंगे। तुम्हें खुद भी सोचना है कि कैसे लगाना है, या जो थ्योरी तुम जानते हो उसको कैसे अप्लाई करना है। बड़ी बात ये है। तो ये जो वेक्टर स्पेस है वी एक वेक्टर स्पेस है जिसमें ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब सेट ऑफ फंक्शन का एक सबसेट, सिंपल। तो हमारे पास अगर v को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि v जो है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस का फॉर्म में है, मींस फंक्शंस ही होंगे, फंक्शंस ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, बस। तो ये अगर ऐसा फंक्शंस है तो इसका बेसिस में या इसका स्पैनिंग सेट में कैसा ऐसा एलिमेंट्स कैसे मिल सकते हैं, कुछ फंक्शंस ही मिलेंगे हमें, वो भी तो हो सकता है कि इसका सॉल्यूशन ही वो हो, ठीक ना। इसका जो स्पैन करेंगे ये v का जो बेसिस में बनेगा वो किस टाइप का एलिमेंट्स होंगे, इसका सॉल्यूशन ही होंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ओडी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो।
ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से क्या मिलेगा हमें? यस, तो ये नॉर्मली हम ओडी जैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हो। ओडी जैसे सॉल्व करोगे तो मेरा मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, C1 ऑफ e टू दी पावर एक्स प्लस, ऐसे है ना? ठीक, तो ये एफ ऑफ एक्स का जनरल सॉल्यूशन है। ये जनरल सॉल्यूशन ये हो गया, इसका मतलब हो गया कि एफ जो है इस टाइप से ही दिखेगा। सारे जो एफ है डी के अंदर वो इस टाइप का फॉर्म में दिखेगा, C1 C2। का मीनिंग क्या हो गया कि वी का जो मेरा बेसिस बनेगा, बेसिस जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, क्योंकि दोनों दोनों फंक्शन से जनरेट हो रहे हैं ओनली ई टू दी पावर एक्स और एक्स ई टू दी पावर एक्स, ओनली दो फंक्शन से जनरेट हो रहा है, तो एक्स और ई टू दी पावर एक्स ओनली इससे जनरेट होता है। तो ये दोनों मेरा बेसिस, क्योंकि सारे एलिमेंट्स एफ का जो है इस टाइप से फॉर्म में जाएगा जनरल सॉल्यूशन। बेसिस मेरा ये हो गया, इसका मतलब डायमेंशन 2, डायमेंशन ऑफ वी मेरा कितना हो गया 2। अब हमें कहाँ पे जाना है, V2 R² में जा रहे हैं। V2 R² में अगर बेसिस को ले जाएंगे तो क्या जाएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करो कि अगर t मेरा e टू दी पावर x कहाँ पे जाएगा, t टू दी पावर x कहाँ पे जाएगा, टी एफ कहाँ पे, एफ डैश ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ई टू दी पावर x ही रहेगा। ई टू दी पावर जीरो मीन्स 1, और ई टू दी पावर जीरो फिर तो 1, ये बनेगा। और सेकंड टी एक्स ई टू दी पावर जीरो, ये कहाँ पे जाएगा चेक करो, इसका एफ डैश ऑफ एक्स तुम्हें निकालना है पहले, ये क्या हो जाएगा 1 0, ये चेक करो देखो। तो यहाँ पे देखा जाए तो इमेज टी जो है वो भी तुम्हारा R² हो जाएगा, क्योंकि ये 1 1 और 1 0 ये भी बेसिस बन जाएगा R² का। यहाँ पे 1 1 एंड 1 0 जो है ये भी R² का बेसिस बन जाएगा, ये R² का बेसिस है ही, ये R² का बेसिस है। ठीक, इसका मतलब ये हो गया टोटल इमेज टी मेरा R² हो गया, टोटल इमेज टी मेरा R²। अब तुम 1 1 ऑन टू इजीली चेक कर, ऑन टू तो हो ही गया, जब इमेज टी R² हो गया तो ऑन टू 1 1 भी है, क्योंकि यहाँ पे जो रैंक नलिटी थ्योरम लगा दोगे तो यहाँ पे जो नालिटी आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि रैंक भी 2 है और इमेज टी जो है वो भी 2, यहाँ पे मतलब ये है रैंक मेरा 2 है, ये भी 2 है, तो नालिटी मेरा 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ से तो ये ऑन टू हो ही जाता है। और ऑन टू हो जाएगा तो 1 1 ऐसे भी हो जाएगा, क्योंकि हमने ये चीज़ भी देखा था कि दोनों वेक्टर स्पेस का अगर डायमेंशन इक्वल है तो ऑन टू होगा तो 1 1 भी होगा, ये चीज़ भी था। यहाँ पे एक्स और ई टू दी पावर एक्स वी का भी बेसिस है, मतलब डायमेंशन 2 है, और R² का भी डायमेंशन 2 है, दोनों का जब डायमेंशन सेम है तो ऑन टू होगा तो 1 1 भी हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, कोई भी क्वेश्चन में अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछो, तो उसको यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। एक हम फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं, P2 से P4। ये भी क्वेश्चन ही है यार के, जहाँ पे Pn क्या होता है मेरा, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल जहाँ पे डिग्री लेस देन इक्वल्स टू n। यहाँ पे जो है डिग्री लेस देन इक्वल्स टू n होगा सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल के। P2 से P4 डिफाइंड हो रहे फंक्शन, जहाँ पे टी पी ऑफ एक्स मेरा जाएगा पी ऑफ एक्स स्क्वायर पे। ये फंक्शन डिफाइंड है, टी पी ऑफ एक्स जाएगा पी ऑफ एक्स स्क्वायर पे। तो रेंज टी का डायमेंशन हमें फाइंड करना है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी चेक करना पड़ेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। तो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, उसमें चेक करना। तो टी पहले है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो डायमेंशन हमें फाइंड करना है रेंज टी का। रेंज टी मीन्स इमेज टी। रेंज टी मीन्स इमेज टी। तो इमेज टी का डायमेंशन क्या होगा, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, फिर भी तुम लोग चेक करना। एल टी नहीं है, एल टी कैसे चेक करोगे, चेक करो चेक करो। जो फॉर्मूला जो डेफिनेशन तुम जानते हो उसको अप्लाई करो एल टी चेक करने के लिए। कैसे चेक करेंगे एल टी, दो एलिमेंट लेके चेक करेंगे, दो एलिमेंट लेके चेक कर सकते हैं ना, जो हम नॉर्मली चेक करते हैं। दो एलिमेंट उठा लेंगे, तो P2 का क्या, तो मतलब दो पॉलिनोमियल उठा लेंगे। दो पॉलिनोमियल सिंपल क्या है, P1 ऑफ एक्स और P2 ऑफ एक्स। इस टाइप का दो पॉलिनोमियल उठा सकते हैं। तो हमें चेक करना होगा कि P1 ऑफ एक्स अगर P2 में है, P2 एक्स भी P2 में है, तो हमें चेक करना है। हाँ, T ऑफ P1 प्लस T ऑफ P2। रेट फंक्शन है।
एल टी आ रहे हैं? तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एल टी आ रहा है तो। मतलब टी ऑफ, अगर हम पी वन ऑफ एक्स प्लस पी टू ऑफ एक्स, ये होगा ना, तो ये कहाँ पे जाएगा? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? है? हाँ, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। पॉलिनोमियल तो मैं पहले तो ऐसे ही लिखूंगा, तो ये मैं ये भी लिख सकता हूँ, पी वन प्लस पी टू ऑफ एक्स। बिल्कुल, तो ये मेरा जब जाएगा तो कहाँ पे जाएगा? पी वन प्लस पी टू एक्स स्क्वायर पे जाएगा। तो ये दिस इज एक्चुअली टी ऑफ पी वन ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ पी टू ऑफ एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? पॉलिनोमियल है, चेक करके भी देख सकते हो। अगर कोई इसमें डाउट्स है कि कैसे हो रहा है, ये होगा कि नहीं, नॉर्मल एग्जांपल लेके भी देख सकते हो। कि सपोज मान लो पी वन ऑफ एक्स मैंने ऐसे ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और पी टू ऑफ एक्स मैंने ये ले लिया, सपोज एक्स प्लस टू। डिग्री टू से नीचे ही लेना होगा क्योंकि पी टू का एलिमेंट है मेरा। अब इसमें अगर तुम पी वन प्लस पी टू कर दोगे तो क्या हो जाएगा? पी वन प्लस पी टू, तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, एक साथ हो जाएगा। अब तुम इसको चेक करके देखो कि टी ऑफ पी वन मतलब एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर, तो दोनों को करोगे तो सेम ही आंसर ये आएगा। ठीक ना? और जो सी का मल्टीप्लाई है वो भी सेटिस्फाई हो ही जाएगा। सी पी वन ऑफ एक्स भी करेंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, दोनों प्रॉपर्टी मेरा सेटिस्फाई हो जाएंगी। क्योंकि इसको इसको भी ऐसे लिखना चाहो कि कैसे लिखेंगे, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, टी ऑफ टी पी वन का एक्स, तो ये मेरा हो जाता है सी पी वन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी पी वन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी पी ऑफ पी वन। ऐसे भी कर सकते हो, सी पी के लिए भी ये चीज़ कर सकते हो। तो दोनों चीज़ें में हो जाएगा कि ये मेरा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये चेक करना है हमें, मेन ये है इसका रेंज टी मीन्स इमेज ऑफ टी का डायमेंशन क्या होगा। इमेज टी का डायमेंशन क्या होगा? टी ऑफ एक्स का जो है बेसिस हमें फाइंड कर लेना है। पी टू एक्स का बेसिस क्या होता है? वन एक्स एक्स स्क्वायर। पी एन का जो बेसिस के अकॉर्डिंग पी टू का बेसिस जो हो जाएगा, पी टू का जो बेसिस मेरा होता है, पी टू का बेसिस ये क्या होता है? वन एक्स एक्स स्क्वायर, ये है पी टू का बेसिस।
अब ये कहाँ पे जा रहे हैं हम चेक कर लेते हैं। जहाँ पे जाएगा वो उसका जो लीनियर एल आई अगर है तो वो तुम्हारा उसको जनरेट कर देगा, वही बेसिस बन जाएगा, वही डायमेंशन हो जाएगा जितना एलिमेंट्स रहेगा। तो 1x(x²) टी ऑफ 1 कहाँ पे जाएगा ये हमें चेक करना है, टी ऑफ x कहाँ पे जाएगा ये हमें चेक करना है, और टी ऑफ x² कहाँ जाएगा ये हमें चेक करना है। तो इसी से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो इमेज टी है वो कहाँ पे जा रहा है, इमेज टी हमारा कहाँ पे जाएगा, इससे हमारा चेक हो जाएगा। टी ऑफ 1 कहाँ पे जाएगा, टी ऑफ 1 कहाँ पे जाएगा, 1 पे जाएगा। क्यों 1 पे जाएगा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन था कि टी ऑफ पी ऑफ एक्स एक्चुअली होता है क्या, पी ऑफ x²। अब पी ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट है, 1 है, तो पी ऑफ x² भी 1 ही होगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है। तो टी ऑफ 1 कहाँ पे जाएगा, 1 पे। टी ऑफ एक्स कहाँ पे जाएगा, x², और टी ऑफ x² कहाँ पे जाएगा, 4। तो ये मेरा इमेज टी में आ रहा है, और ये इमेज टी को जनरेट भी करेगा, ये तीनों एल भी है। तो हमारा जो हो जाएगा इमेज टी जो है, इमेज टी का जो बेसिस बन जाएगा वो मेरा बन जाएगा 1x² x⁴। दिस इज, ये मेरा बेसिस बन जाएगा इमेज टी का। और ये जब बेसिस बन जाएगा इमेज टी का तो मैं बोल सकता हूँ कि डायमेंशन कितना है, डायमेंशन जो हो जाएगा इमेज टी और रेंज टी जो भी बोलो, जी। हम्म, नहीं, डायमेंशन क्यों सेम होगा, बेसिस भी सेम नहीं होता। रैगनैलिटी थ्योरम से तुम एक जस्ट आइडिया लगा सकते हो। रैगनैलिटी थ्योरम डोमेन और कोडोमेन के बीच में रिलेशन ही है। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो तुम्हें सोचना होगा कि इस टाइप से क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाएगा। हाँ, नॉर्मली ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा कि R² RQ इसके ऊपर ही क्वेश्चन आए। मेनली क्वेश्चन ही फंसते हैं तब जब सेट ऑफ पॉलिनोमियल, सेट ऑफ फंक्शन दे दिया, सेट ऑफ मैट्रिक्स दे दिया, जिसका हमें बेसिस वगैरह देखना, मतलब खाली आंखों में देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। R² RQ होता है तो हम उसको एज्यूम कर सकते हैं, तो हम प्लेन को एज्यूम बहुत जल्दी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, हम देख ही रहे हैं उससे। जहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन दे दिया, कहाँ पे सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स जहाँ पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, उसको हमें जो भी है थियोरिटिकल चीजें एक एक करके करते जाना है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो तुम ऐसे नाडे सोचोगे कि हम इसमें कैसे करेंगे तो दिक्कत है, स्टार्ट करो जो जानते हो, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, हम अब ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसका कुछ कॉम्पोजिशन को लेके बात करेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्पोजिशन, दैट मीन्स सपोज तुम्हारे पास तीन वेक्टर स्पेस है v w और u। अगर तीन वेक्टर स्पेस है तो हमारे पास अगर दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है कि t मान लो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है v से w तक, और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन s दिया हुआ है w से u तक, तो हमें एक कॉम्पोजिशन हम फाइंड कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, एस टी, अभी नहीं पियेंगे, थैंक यू। एस टी होगा कि टी एस होगा, एस टी होगा, एस टी होगा। क्यों एस टी होगा, कॉम्पोजिशन में एस टी क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन डिफाइंड होता है वो किस टाइप से हम डिफाइन करते हैं, कहाँ से कहाँ तक होगा,
यहाँ पे मेरा देखो एस कॉम्पोजिशन टी, अगर हम अल्फा लेते हैं, एस कॉम्पोजिशन टी ऑफ अल्फा अगर लेते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि पहले हम इसको करेंगे कि एस टी ऑफ अल्फा, ये ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक। तो एस टी ऑफ अल्फा मीन्स पहले टी का ऑपरेशन होगा फिर एस का ऑपरेशन होगा। हमें ध्यान पे रखना है कि यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन क्या होगा, वो हमें ध्यान पे रखना है कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक पहले जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का वर्क होता है टी के ऊपर। तो टी जहाँ से जा रहे हैं, टी वी से डब्ल्यू जा रहे हैं, उसके बाद डब्ल्यू से यू तक ले जा रहे हैं एस। तो पहले टी मुझे ले जाएगा वी से डब्ल्यू तक, फिर डब्ल्यू से यू तक जाएगा एस, तो इसीलिए एस कॉम्पोजिशन वी से यू। तो इस चीज़ का रखना है। तो टी सिमिलर वे में यहाँ पे तो टी कॉम्पोजिशन एस डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे टी कॉम्पोजिशन एस डिफाइंड नहीं है, पर हमें इस टाइप से अगर फंक्शन मिलता है तो वो हमारा इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं हम देखते हैं। अगर एस मेरा लीनियर है, टी भी मेरा लीनियर है, तो एस कॉम्पोजिशन टी भी लीनियर होगा। कॉम्पोजिशन में ये चीजें हैं कि अगर एस इज लीनियर, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दो वेक्टर स्पेस के बीच में, हाँ अल्फा तो एक एलिमेंट है जस्ट, हाँ वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट है बस, भी का एलिमेंट है, भी फील्ड का एलिमेंट नहीं है वो, भी का एलिमेंट है। सारे प्रॉपर्टी जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। टी सेटिस्फाई करेगा, एस सेटिस्फाई करेगा, एस कॉम्पोजिशन टी भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये मेरा इंप्लाई करेगा कि एस टी जो यहाँ पे है वो भी लीनियर होगा। एस अगर लीनियर है, टी भी लीनियर है, तो एस कॉम्पोजिशन टी भी लीनियर है। जहाँ पे एस टी ऑलरेडी डिफाइंड है, इस टाइप से डिफाइंड होगा। अगर इस टाइप से फंक्शन डिफाइंड है कि एस मेरा एक कंपोजिशन मान लो डिफाइंड है ई से डब्ल्यू तक, और टी एक फंक्शन डिफाइंड है डब्ल्यू से फिर वी तक, एक दूसरे पे जा रहे हैं, एक वी से डब्ल्यू, एक डब्ल्यू से वी, ठीक। ऐसा दो फंक्शन डिफाइंड है। तो एस और टी को अगर मैं इन्वर्टेबल बोलूं, इन्वर्टेबल मीन्स, हाँ नॉन सिंगुलर, तो मैट्रिक्स तो रिप्रेजेंट ही नहीं हुआ इसका। हाँ इन्वर्टेबल मतलब जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, वो मैट्रिक्स हो फंक्शन हो, किसी को हम इन्वर्टेबल बोल सकते हैं, ठीक ना। तो इसका यहाँ पे अगर मुझे इस टाइप से कंपोजिशन मिल जाए ई एस कंपोजिशन टी, ये मेरा कौन सा कंपोजिशन दे, टी मेरा कहाँ से जा रहा है, डब्ल्यू से भी, एस ले जाएगा फिर वी से डब्ल्यू, तो डब्ल्यू टू डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी ऑफ डब्ल्यू। अगर मेरा ये देते हैं एस कंपोजिशन टी इज इक्वल टू आइडेंटिटी डब्ल्यू, तो हम बोलेंगे कि एस का इन्वर्स जो है इन्वर्टेबल है और इसका इन्वर्स टी है। और सिमिलर वे में तब अगर ये सेटिस्फाई होते हैं, टी कंपोजिशन एस भी जो होगा वो आइडेंटिटी होगा वी का, हम बोलेंगे एस एंड टी बोथ आर इन्वर्टेबल। कौन सा, एस ऑफ टी इक्वल्स टू आई डब्ल्यू है, सिर्फ इतनी कंडीशन पे खाली इन्वर्टिबल बोल देंगे, दोनों कंडीशन आई डब्ल्यू और आई दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए ना, एक कंडीशन पे नहीं, हाँ दोनों होना चाहिए इन्वर्टेबल पे।
आप देखो, आप ये चीजें चेक करना है कि अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो दूसरा बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर दूसरा बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई नहीं होता है तो तुम इसको इन्वर्टेबल नहीं बोल सकते। तो ऐसा बोल सकते हो तब लेफ्ट इनवर्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या राइट इनवर्स, ऐसे। ठीक। इन्वर्टेबल तब बोलेंगे जब बोथ कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक ना। हम्म। वही मैं बोल रहा हूँ कि सपोज मान के चलो तुमने एक को सेटिस्फाई हुआ, दूसरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं हो सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बिल्कुल। पर इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो भी यूनिक ही होगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ऑलवेज यूनिक। अगर इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल। वो चीज तो चेक करना है, अगर एक सेटिस्फाई होता है तो दूसरा होगा कि नहीं। जैसे यूनिक इनवर्स। ठीक है। अगर इन्वर्टेबल है तो उसके पास यूनिक इनवर्स होना चाहिए। एक होगा तो दूसरा होगा। एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो दूसरा होगा कि नहीं। हम्म। नाल मैट्रिक्स का बात ही नहीं है यहाँ पे। दोनों इनवर्स। एक एक अगर सेटिस्फाई करता है, क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि अगर एक सेटिस्फाई हो जाता है कि ऐसा हमें एक टिक मिल गया, सपोज ऐसा हमें टी मिल गया, तब एस कंपोजिशन टी मेरा आइडेंटिटी दे देता है एक साइड में, तो क्या दूसरे साइड वाला ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेगा। काउंटर एग्जांपल।
क्या होगा? एक मैट्रिक्स के लिए सोचो, तुम लोग का टास्क है, ये कैसे होगा, पर सिंपल एक मैट्रिक्स के लिए सोच सकते हो। तुम लोग का जो थिंकिंग है थोड़ा इजी कर देता हूँ। अगर दो मैट्रिक्स है ए बी जो तुम्हें आइडेंटिटी दे रहे हैं, सपोज, ठीक, सपोज तुम्हारे पास दो मैट्रिक्स है ए बी जो तुम्हें आइडेंटिटी दे रहे हैं, और तुम्हें नहीं पता बी ए क्या होगा। यही क्वेश्चन है ना, मेरा बी ए क्या होगा, तो अगर बी ए एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और दोनों का अगर तुम डिटर्मिनेंट लोगे तो क्या हो जाएगा? होगा ना, दोनों नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट दोनों नॉन जीरो, मतलब ए भी इन्वर्टेबल बी भी इन्वर्टेबल है कि नहीं? अब हम अगर दिखा दे कि एक ही इन्वर्स से बी है तो हो गया क्या? ये तो दिखाना था। दोनों नॉन जीरो है तो इतना तो प्रूफ हो गया कि ए भी इन्वर्टेबल है, ए भी इन्वर्टेबल है। इनमें तो ऑब्वियसली तुम ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप क्या बोल सकते हैं? बाकी फंक्शन के लिए तो कंपोजिशन के लिए चेक करना, मैट्रिक्स के है ट्रू नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चीज को चेक करना। एग्जाम्पल याद नहीं करना है, एग्जाम्पल खुद बनाना है कि ऐसा क्या हो सकता है। अगर हो सकता है तो क्या हो सकता है, ये टास्क है तुम लोगों का, तो चेक करना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं आगे का कुछ स्टेटमेंट और बताता हूँ। अगर मेरा टी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, टी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स नहीं, टी अगर मेरा इन्वर्टेबल है, टी सपोज मान के चलो जो था W2 टी था, इस इन्वर्टेबल, इफ एंड ओनली इफ 1 to 1 and on to, टी अगर इन्वर्टेबल है तो मैं बोलूंगा कि दिस इज इफ एंड ओनली इफ टी इज 1 1 and on to, दिस इज एन इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। और 1 1 and on to किसको बोलते हैं? 1 1 and on to बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म को, तो आइसोमॉर्फिक होता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि टी अगर आइसोमॉर्फिक होगा तो टी इन्वर्टेबल हो जाएगा, टी अगर आइसोमॉर्फिक नहीं होगा तो इन्वर्टेबल नहीं होगा। ये सिंपली हो जाता है कि आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म if T is 1 to 1 and T is T is on to, ठीक है, तो इसको हम आइसोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट के आधार पे मैं ये बोल सकता हूँ कि T इज इन्वर्टेबल, T अगर इन्वर्टेबल होगा तो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, बोथ साइड में ट्रू है कि T आइसोमॉर्फिक।
हाँ, ऊपर रह गया। और नीचे। तो एग्जाम्पल ढूंढ के लाना है कल, है। तो दो अगर सेम डायमेंशन का वेक्टर स्पेस होगा, तो अगर सेम डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, तो वो ऑलवेज आइसोमॉर्फिक होगा। ये 3 स्टेट में, 4 स्टेट में और मैं दिखा रहा हूँ कि अगर सेम डायमेंशनल का वेक्टर स्पेस है, हमारा सेम फील्ड, तो वो ऑलवेज आइसोमॉर्फिक होगा एक दूसरे से। रैंगुलरिटी थ्योरम से ही बोल सकते हो, और तो तुम नॉर्मली, हाँ, रैंगुलरिटी थ्योरम से बोल सकते हो डायरेक्टली। तो टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। दोनों का अगर डायमेंशन सेम है तो ऑलवेज आइसोमॉर्फिक होगा। हम्म। कौन सा? एस और टी जो निकाल रहे हैं, हाँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ, उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन तो अभी तक हमने किया ही नहीं। उसका मैट्रिक्स क्या है उसका अभी तक हमें नहीं पता। ठीक, अभी हम बस ये जानते हैं कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। अब उसको बाद में हम देखेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, और उसका जो है मैट्रिक्स के मतलब एक्चुअली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट ए मैट्रिक्स, तो हम बाद में देखेंगे। बिल्कुल पूछेंगे, रुक जाओ पहले।
ठीक है, बाकी जो भी है इसका क्वेश्चंस वगैरह तो फिर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक। और इसका जो भी थ्योरी पार्ट है तो तुम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ, और इसका जितने भी थ्योरी पार्ट है पहले अच्छे से देखना, क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन वाला जो चीज़ें हैं वो चीज़ अच्छे से पढ़ना है। और कॉम्पोजिशन का वो तुम लोगों के टास्क है, वो तुम्हें प्रूफ करना है, ठीक। या तुम लोग काउंटर एग्जांपल ढूंढना या प्रूफ करना, जो भी करना, कि अगर मेरा पास ओनली है कि टीम कॉम्पोजिशन एस मेरा आइडेंटिटी होता है, एक साइड में गिवन है, तो ये मैं क्या बोल सकता हूँ इसके रिलेटेड, ये क्या बोल सकता हूँ कि एस कॉम्पोजिशन टी क्या होगा, ठीक। अगर सेम डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है या सेम डायमेंशन का ही होना चाहिए। नहीं नहीं, मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है, मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है, तुम ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोई मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है। ये सपोज मान लो वी के ऊपर है, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अभी मैट्रिक्स सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चेक करना, बाकी जो भी हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।